नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू डीआरएस इनसाइट्स। बहुत-बहुत स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में शेयर्स की बात अपनों के साथ। अंशुल जैन जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं अंशुल जैन जी हेड ऑफ रिसर्च है लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के। और एक जाना माना चेहरा है टेलीविजन पर। बड़ी खबर आई है, बड़ी खबर ये है कि रक्षा मंत्रालय ने 1,05,000 करोड़ के बड़े रक्षा सौदों को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, खास बात ये है कि इस डील के तहत स्वदेशी कंपनियों को ऑर्डर्स मिलेंगे। आत्मनिर्भर भारत के हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा इससे। तो आप ये बता सकते हैं कि जो ये महाडील है इसका क्या असर पड़ेगा डिफेंस सेक्टर्स के शेयर्स पर? देखिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आएगा, एटलीस्ट सेंटिमेंटली तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। फाइनेंशियली कितना आता है ये तो देखना पड़ेगा कि फाइनेंशियली कितना आएगा, ऑर्डर के हिसाब से किस कंपनी को क्या मिल रहा है। बट जो मेक इन इंडिया का वो पूरा जो चला था उसको एक बूस्ट मिलेगा इंडियन कंपनीज के लिए, सेंटिमेंटली बहुत पॉजिटिव रहेगा। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये तो क्लियर हो गया कि गवर्नमेंट को बाहर से ज्यादा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस है, तो ट्रैक्शन रहना चाहिए। हालांकि चार्ट्स पे इतनी फ्रेश बाइंग की कोई मोमेंटम है नहीं, तो अगर आप ट्रेडिंग के लिए फ्रेश अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो कल गैप अप के बाद अगर बाइंग नहीं सस्टेन हुई तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। बट दैट बीइंग सेड, ट्रैक्शन तो बना रहेगा। तो डिप्स पे कहीं भी अगर बुलिश चार्ट पैटर्न बनते हैं, बुलिश एविडेंस मिलता है, तो एक बार के लिए बाइंग ट्राई कर सकते हैं, बट बुलिश एविडेंस मिले तो ही। ऑलराइट, अब कह रहे हैं बुलिश एविडेंस मिले तभी इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा। अंशुल जी, अब जैसे कि हमने आज बात करी कि हम बात कर रहे थे मार्केट्स को लेकर। मार्केट ने तेजी दिखाने की बहुत कोशिश करी, पर हमने फिर भी देखा कि वो तेजी बरकरार नहीं रह पाई मार्केट में। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स पर आपका क्या व्यू है? देखिए, 2 दिन से हम 8 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक कर रहे थे इंडेक्स पे, लेकिन दोनों दिन बाउंस बैक वीक रहा और 75 मिनट के चार्ट पे लोअर हाई बना। ये अपने आप में अब थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, और ज्यादा नेगेटिव ये है कि बैंक निफ्टी 57,049 के नीचे आके क्लोज किया है। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया है। और लगभग हम उससे 250 पॉइंट नीचे जाके क्लोज किए हैं, तो ये अपने आप में नेगेटिव है। अगर कल और परसों के सेशन में मिला के आज का हाई क्रॉस नहीं हुआ 57,193 का, तब तो मार्केट में दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी। बैंक निफ्टी पे नीचे गैप फिलिंग की एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। पहला टारगेट रहेगा गैप का अपर एंड, जो कि 56,276 पे है, और गैप का लोअर एंड 56,233 पे है। ये जोन आती हुई दिखेगी बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि बैंक निफ्टी अगर नीचे आती है तो निफ्टी का ऊपर जाना लगभग असंभव हो जाता है। रिलायंस भी थकता हुआ दिख रहा है, मेजर जो ऑटोस में भी थोड़ी सी थकान दिख रही है। ब्रेकआउट पॉइंट के पास कंसोलिडेशन चल रहा है। तो अगर दो हैवी वेट्स अगर नीचे आते हैं तो निफ्टी का चलना मुश्किल होगा। तो बैंक निफ्टी पे गैप फिल होते हुए दिख रहा है, जो 23-24 जून को बना था। अगर ये गैप फिल होता है तो फिर निफ्टी में भी थोड़ी सी डाउनसाइड बनेगी, और निफ्टी की डाउनसाइड भी समवेयर अराउंड 25,252 के आसपास तक इनिशियली बन सकती है। ऑल राइट, तो ये लेवल्स अभी वॉच आउट रखने चाहिए सबको। फार्मा सेक्टर को हमने देखा आज थोड़ा सा इम्प्रूव करते हुए उसमें, तो फिर उसको लेकर क्या व्यू है? देखिए, सेक्टोरल इंडाइसिस में कंसोलिडेशन है। 8 में से 4 इंडेक्स में अपसाइड का ट्रैक्शन दिख रहा है, 4 इंडेक्स में डाउनसाइड का ट्रैक्शन दिख रहा है। अपसाइड में पहला आता है फार्मा, जहां पे नियर अबाउट ब्रेकआउट के आसपास हम खड़े हैं। 22,200 22,300 की रेंज में रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस निकलता है फार्मा इंडेक्स पे, ब्रेकआउट बन जाएगा, फिर 1,1200 पॉइंट की अपसाइड बन सकती है। सेकेंड बेस्ट सेक्टर जो दिखता है वो मेटल है, 9,600 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर कर जाता है कम से कम वीकली क्लोजिंग तो उसके ऊपर चाहिए ही चाहिए। बाकी डेली चार्ट पे 5 से 8 दिन की कंसोलिडेशन उसके ऊपर चाहिए, तब हम ये मान के चलेंगे कि नेक्स्ट लेग ऑफ ट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा। थर्ड बेस्ट सेक्टर है सीएनएक्स आईटी, 38,000 के ब्रेकआउट को ले तो चुका है, लेकिन जितनी जल्दी 39,975 का रेजिस्टेंस टेस्ट होना चाहिए उसमें टाइम लग रहा है। कंसोलिडेशन बना हुआ है। और अपसाइड में जो चौथा और सबसे बेहतरीन इंडेक्स दिख रहा है वो है सीएनएक्स ऑटो। कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है, हैंडल में 8 हफ्ते की टाइटनेस हो चुकी है। 24,173 का रेजिस्टेंस है। जैसे ही ये निकलेगा
ऑटो सेक्टर में बड़ी तेजी डेवलप होगी 25,544 तक के लिए। तो अगली रैली मेरे को जो दिख रही है निफ्टी में वो बैक्ड बाय सीएनएक्स ऑटो और थोड़ी बहुत सीएनएक्स मेटल के द्वारा होनी चाहिए। ओके, राइट। अंशुल जी, प्रेम मुराड़े जी हैं हमारे सब्सक्राइबर, उन्होंने पूछा है कि अंशुल जी मुझे बताइए कि फार्मा सेक्टर का मल्टी बैगर स्टॉक आप मुझे बताइए जो एंट्री लेने लायक हो। मल्टी बैगर तो खैर क्या आप कहा जाए, पर आप इनको कुछ राय दे दीजिए फार्मा सेक्टर पे किसी अच्छे स्टॉक के बारे में। देखिए मैं इनको एक ही सलाह सबसे पहले दूंगा कि ये मल्टी बैगर के चक्कर में मत ढूंढिए। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है मार्केट में कोर्स अपने कोर्सेस वगैरह बेचने का। मल्टी बैगर हाँ, की चीजें लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होती हैं ढूंढना। मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती हैं, लेकिन इस तरीके से जनरल मीडिया पे कोई भी डिस्कस नहीं करता। अगर मल्टी बैगर होता भी है तो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनी में होती है, जहां पे प्रमोटर से आपको बड़ा स्टेक लेना पड़ता है, जनरल मार्केट में नहीं मिलता है। तो वो पढ़े लिखे और मतलब जो मार्केट के दिग्गज हैं वो कहीं ढूंढ पाए तो ठीक है, कम से कम मैं तो नहीं ढूंढ पाता हूँ। और मल्टीबैगर की मेरे को जरूरत भी नहीं है। मैं अगर 8-8% के 4 सौदे कर लूं तो मेरा 32% रिटर्न निकल आता है, जो अच्छे अच्छे फंड मैनेजर को बीट कर लेता है। और अगर मैं 5 साल 32% की एवरेज से भी ग्रो कर लूं, मेरा कैपिटल 3 गुने से 4 गुने से ज्यादा हो जाता है। तो मेरे को मल्टीबैगर की इतनी जरूरत होती नहीं है, ना मैं ऐसा कॉन्सेप्ट ढूंढने के चक्कर में रहता हूँ। फार्मा में ट्रेडिंग के लिए अगर 8-10% के मूव के लिए आपको कोई प्ले करना है, आप डॉक्टर रेड्डी देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन लग रहा है। वॉकार्ड फार्मा देख सकते हैं। फोर्टिस ऑलरेडी आप ही के चैनल पे 705 रुपए पे हमने रिकमेंड किया था, 780 जी। करीब का हाई बना है, 1,000 रुपए जाते हुए दिख रहा है। ये 3 स्टॉक्स देख सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल अब एक लेग कंप्लीट हुआ है, नेक्स्ट लेग के लिए कंसोलिडेशन की जरूरत है, तो अभी उसको अवॉइड कर देंगे, बट ये 3 स्टॉक्स में आपको अच्छी अपसाइड मिल सकती है। ऑल राइट प्रेम मुरारी जी, सो अंशुल जी ने आपको बता दिए हैं 3 स्टॉक्स, और अपोलो के से का भी थोड़ा सा दूर रहिएगा। ये भी पूछ रहे हैं कि अमार राजा बैटरी का के शेयर का फ्यूचर क्या है, क्योंकि इनके पास 50 शेयर हैं 1275 के रेट पर। ये आपसे ये भी पूछ रहे हैं अमार राजा में इस समय होल्ड करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए, और अगर एवरेज करें तो कब करें। तो देखिए अमर राजा बैटरी मेरे को याद है मीडिया पे मैं 1398 रुपए से सेल बोलते आ रहा हूँ, बाइंग क्लाइमेक्स के बाद से जब लो टूटा था। हाँ। वहां से मैं सेल बोलते आ रहा हूँ। टारगेट मेरा 896 का है, और 896 टूटता है तो 732 रुपए का है। तो कंफर्टेबली 896 एक बार टेस्ट हो चुका है, उसके बाद बाउंस बैक में लोअर आई है। नेक्स्ट लेग में अगर 896 टूट जाता है तो 732 का टारगेट आराम से खुल जाएगा। तो मेरे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किसी भी वॉच लिस्ट में ये स्टॉक एटलीस्ट ऑन द लॉन्ग साइड प्ले के लिए नहीं है। ऑल राइट, लॉन्ग साइड प्ले के लिए ये स्टॉक नहीं है आपके हिसाब से। उदय प्रमाणिक जी हैं, कह रहे हैं हेलो सर, क्या मैं कैम्स बाय कर सकता हूँ, CMS। इनके पास 25 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 4250। शॉर्ट टर्म व्यू है इनका। देखिए मोमेंटम थोड़ा सा स्लो हुआ है लेकिन डेड नहीं हुआ है। जब तक ये अच्छा। काउंटर अपना स्विंग लो 3900 प्रोटेक्ट करके चल रहा है, आप कैंप्स में लॉन्ग रह सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए आज से थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, बट रिस्क ले सकते हैं क्योंकि NSE और NSTL के IPO आने तक इनमें ट्रैक्शन बना रहेगा। तो 4,816 ये वीकली पे ऑर्डर ब्लॉक है, बड़ा रेजिस्टेंस है, ये टेस्ट हो सकता है। बट क्या मैं बाइंग करूंगा? प्रोबेबली जवाब हाँ रहेगा अगर मेरी क्वांटिटी छोटी रहेगी। यूजुअली मैं 100 क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ तो 10-20 क्वांटिटी से मैं ये रिस्क ले सकता हूँ। अच्छा, तो बाय के लिए आप कह रहे हैं क्वांटिटी छोटी रहेगी। और सर अगर कैस्ट्रॉल की बात करी जाए तो उसके इनके पास 200 शेयर है, रेट है इनका 250 का। लॉन्ग टाइम व्यू पूछ रहे हैं, उस पर क्या होना चाहिए इनका। देखिए कैस्ट्रॉल में अभी फिलहाल एक हायर लो बना है लेकिन लोअर हाई भी बन रहा है, तो मोस्ट लाइकली ये वीकली पे कंसोलिडेशन है ट्रायंगल के अंदर, और ट्रायंगल की अपर एंड 220 240 की जोन में है। अगर तो 240 निकाल लिया तो फिर ठीक है, स्टॉक में अपसाइड बनेगी 280 285 तक की। उम्मीद मेरे को कम है। अगर यहां से रिजेक्शन बनता है तो फिर हाई लाइकली है कि ट्रायंगल का लोअर एंड 198 190 की जोन में है, वहां तक ये स्टॉक नीचे आ सकता है। तो मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा है। मोस्ट लाइकली तीन ही चीज होती है बाजार में, अपसाइड डाउनसाइड या साइडवेज। इसमें दो ही की प्रोबेबिलिटी दिख रही है, या तो ज्यादातर साइडवेज रहेगा या ब्रेकडाउन दे देगा। तो ज्यादा चांसेस साइडवेज के हैं, उससे थोड़े कम चांसेस डाउनसाइड के हैं, बट अपसाइड के तो लगभग 10-15% ही चांस है।
राइट, तो इसमें आप अपसाइड के ज्यादा चांसेस नहीं देख रहे हैं कैस्ट्रॉल में। नीरज गर्ग जी हैं, इनके पास पेट्रोनेट के शेयर्स हैं, इनका जो बाइंग रेट है वो 314 का है पेट्रोनेट का। तो उस पे ये कह रहे हैं सर, टारगेट प्लीज मुझे बता दीजिए और स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। देखिए पेट्रोनेट में वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर आके सस्टेन करने की कोशिश की थी, लेकिन 308 रुपए वापस टूट गया है और अब 308 का रेजिस्टेंस बन गया है। अगर आपको एवरेज करना भी है तो कम से कम 310 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आने दीजिए, उसके बाद लॉन्ग कीजिएगा, तब कुछ अपसाइड बनेगी 340 तक। बट मेरे को लग नहीं रहा, मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि वीकली पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट किया है। मोस्ट लाइकली स्विंग लो तोड़ते हुए 260 रुपए आ सकता है, तो ये पीएसयू स्टॉक्स मेरी कहीं भी वॉच लिस्ट में नहीं है। ऑलराइट, तो वॉच लिस्ट में नहीं है। और ये इसके रैमको सिस्टम के बारे में भी ये पूछ रहे हैं। इनका बाइंग प्राइस है 461, रैमको सिस्टम। देखिए वीकली मूविंग एवरेजेस पे दूसरी बार आके हायर लो बना रहा है। 360 जब तक प्रोटेक्टेड है, आप 480 के लिए प्ले कर सकते हैं। बाकी चार्ट बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये वो रिस्क नहीं है जो आपको लेनी चाहिए। बट अगर ले भी रहे हैं तो हर कीमत पे 374 का सपोर्ट है, 370 या 360 के हिसाब से मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लें। बट अगेन रिपीट कर दूं, ये वो रिस्क नहीं है जो आपको लेनी चाहिए। ऑलराइट, ये वो रिस्क नहीं है जो आपको लेना चाहिए, और स्टॉप लॉस अंशुल सर ने आपको बता ही दिया कहाँ लगाना है। और होल्डिंग इंडिया सीमेंट, इनका जो बाइंग रेट है वो है 342 का, नीरज गर्ग का। और ये इस पे भी टारगेट और स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं। होल्डिंग इंडिया सीमेंट। आई थिंक इंडिया सीमेंट ही है, इन्होंने लिखा है। जी, इंडिया सीमेंट। देखिए इंडिया सीमेंट अगेन टेक ओवर वाली न्यूज जो भी इसकी थी, उसके बाद से स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आई थी। नॉन स्टॉप गिरा था 375-80 से लेके 235 तक, उसी का पुल बैक लेके मेजर रेजिस्टेंस पे आया है 350 355। तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग तो नहीं बन रही है। जिसके बाद लॉन्ग है 320 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकता है। फ्रेश बाइंग के लिहाज से बहुत ज्यादा रिस्की काउंटर है। फ्रेश बाइंग अगर आपको करनी है सीमेंट में ही करनी है, तो जो मेजर है अल्ट्राटेक, इसमें अच्छा ब्रेकआउट आया है, इसको आप बाई कर सकते हैं। ग्रासिम में ब्रेकआउट बन रहा है, इसमें आप बाई कर सकते हैं। अंबुजा सीमेंट में अच्छा ब्रेकआउट है, इसमें आप बाई कर सकते हैं। एसीसी में आप बाउंस बैक प्ले कर सकते हैं। तो इन चार के बाहर सीमेंट सेक्टर में मेरे को कोई भी बहुत अच्छा स्टॉक नहीं दिख रहा है। ऑलराइट, तो सीमेंट सेक्टर में अल्ट्राटेक, ग्रासिम, अंबुजा और एसीसी की आपकी राय है। इधर इंडिया सीमेंट को लेकर आपका पॉजिटिव नहीं है। प्राज इंडस्ट्रीज को लेकर अंशुल जी क्या व्यू है? इन्होंने जो बाय करा रहा है वो है 498 के रेट पर इनकी बाइंग है। मैंने मेरा व्यू बहुत अच्छा तो नहीं है। नीचे गैप है 462 477 की जोन में गैप है। प्रोबेबली ये गैप टेस्ट हो सकता है। देखिए शक्कर वाले जितने स्टॉक्स हैं, मोमेंटम बन रहा है, मोमेंटम फेड आउट हो जा रहा है। बजाज फाइनेंस भी, बजाज हिंदुस्तान भी मैंने देने की कोशिश की। हालांकि 3% 1:1 रिस्क रिवॉर्ड निकल गया था, बट उसके बाद वापस से तुरंत ही ट्रैक्शन इसमें फेल होने लगा। तो ये जितने शुगर रिलेटेड स्टॉक्स हैं, ट्रैक्शन बन रहा है, रिटेल को ट्रैप कर रहे हैं और तुरंत नीचे आ जा रहे हैं। तो मैं ये कहूँ, मैंने भी ऐसा नहीं, पीछे मैंने भी रिकमेंड नहीं किए हैं। मैंने पीछे विश्वराज सिगर भी रिकमेंड किया था, बजाज हिंदुस्तान भी रिकमेंड किया था। दोनों में मेरे स्टॉप लॉसेस कटे हैं। दो बार, मतलब ये 3 बार ऐसा हो चुका है कि मोमेंटम बन रहा है, रिटेल ट्रैप होता है और स्टॉप लॉस काट देते हैं। तो मैं अगले 2-3 महीने एटलीस्ट शुगर से आपको दूर रहने की सलाह दूंगा, क्योंकि 3 बार रिटेल ट्रैप हो चुके हैं। अगर रिटेल की फ्लश सेलिंग आती है तो इन स्टॉक्स में 20-20% की डाउन मूव आ सकती है, और वैसे भी मार्केट का एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। ऐसे में वीकर स्टॉक्स जल्दी पिट जाते हैं, और ये वीकर स्टॉक्स की कैटेगरी में ऊपर से 3 बार रिटेल ट्रैप भी हो चुके हैं। तो शुगर स्टॉक से आई वुड सजेस्ट कि आप एकदम दूर हो जाइए। अगर छोटे मोटे लॉस में भी हैं तो बुक करके कैश पे खड़े हो जाइए। ऑलराइट, शुगर स्टॉक से आप दूर हो जाइए, और अगर छोटे मोटे लॉस में है तो भी आप कट कर सकते हैं, ये अंशुल जी कह रहे हैं। अंशुल जी, सचिन यादव जी हैं, हमारे बिल्कुल रेगुलर व्यूअर हैं। ये मॉर्पन लैब पे आपका व्यू चाह रहे हैं। इनके पास 3000 शेयर हैं। इनका जो बाइंग रेट है वो है 62.07, और ये 3 मंथ्स का व्यू चाह रहे हैं। कह रहे हैं मैं इस पे ऑलरेडी 2 बार प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। देखिए यहाँ पे 60 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिए क्लोजिंग बेसिस पे। वीकली पे मूविंग एवरेज 59-60 की जोन में है जो प्रोटेक्ट हो रही है।
अगर इसी तरीके से प्रोटेक्ट होती रही तो 73 रुपए तक की आपको अपसाइड मिल सकती है। दैट बीइंग सेड, 60 रुपए का मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लीजिए, क्योंकि अगर इस बार 60 के नीचे क्लोज किया तो फिर 54.89 का मेजर सपोर्ट है, उसको ना सिर्फ टेस्ट कर सकता है बल्कि तोड़ भी सकता है। तो किसी भी कीमत पे 60 रुपए के नीचे क्लोजिंग के बाद, वीकली क्लोजिंग के बाद आपको लॉन्ग नहीं रहना है। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है 73 रुपए मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। ऑल राइट, तो 60 पर स्टॉप लॉस लगा लें, क्योंकि लोअर लेवल्स आपने बता दिए, अगर जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है, सो दैट विल बी बेटर। शादाब खान जी हैं, कह रहे हैं कि अंशुल जी और मैम, आप दोनों को गुड इवनिंग। मैम, मेरा सवाल कॉनकॉर्ड बायोटेक पर है। इनका जो बाइंग है कॉनकॉर्ड बायोटेक का, वो है 1791 पर, 1791 पर है, और ये सलाह मांग रहे हैं आपकी कि अभी ने इसको लेकर क्या करना चाहिए। देखिए, 2080 का वीकली पे मेजर रेजिस्टेंस था, उसी को बिफोर लास्ट वीक में रिजेक्ट करके और बड़ी कैंडल के साथ रिजेक्ट किया है और वीकली मूविंग एवरेजेस के नीचे आके क्लोज किया है। स्टॉक वीक लग रहा है। 1730 लास्ट आपका स्टॉप लॉस होगा। 1730 के नीचे क्लोज करता है तो फिर स्टॉक में 1400 रुपए तक की डाउनसाइड मिल सकती है। जब तक 1730 प्रोटेक्टेड है, एक बार बाउंस बैक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, उदय जी, आपने कैस्ट्रॉल का सवाल भेजा है और कैम्स का भी, दोनों के हम क्वेश्चन ले चुके हैं। आप प्लीज थोड़ा सा शो को रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। किरण जी आ गई हैं, आपको कह रही है सर, मैम आप दोनों को मेरा प्रणाम, मैं उदयपुर सीमेंट के बारे में पूछना चाह रही हूँ। मेरे पास 2000 शेयर हैं, इनका जो बाइंग रेट है 30.40 का है। कह रही है इसको सेल कर दें या अभी होल्ड कर सकती हैं ये। देखिए, उदयपुर सीमेंट मेरे को याद है, मैंने मीडिया पे रिकमेंड करना चालू किया था कि 31 रुपए 30 पैसे तोड़े तो आप बाई कर लीजिएगा। 50% रिट्रेसमेंट पूरे फॉल का आता है 35 रुपए के करीब, प्रिसाइसली आएगा 35 रुपए 90 पैसे। वही मेरा टारगेट था। आज का हाई बना है 35 रुपए 60 पैसे। बट बहुत ऊपर स्तर से जो सेलिंग आई है उसमें कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है। नॉनदलेस 7-8 अप डे हो चुके हैं, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। पुल बैक में जब डेली मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट लेना चालू करेगा तो हम दोबारा बाय रिकमेंड करेंगे। ऑल राइट, तो उसके बाद फिर दोबारा बाय आप रेकमेंड करेंगे। प्रभात नारायण जी हैं, कह रहे हैं केमिकल सेक्टर कब चलेगा सर, अप्रोक्सीमेट टाइमिंग बताइए। देखिए, केमिकल सेक्टर एज सच कोई बहुत बड़ा पैटर्न नहीं बन रहा है। इंडिविजुअली मेरे को टाटा केमिकल अच्छा लगता है। एज ए सेक्टर मैं इसको वैसे ट्रैक नहीं करता हूँ, टू बी फ्रैंक। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई इंडेक्स है या उसको मैं ट्रैक करता हूँ। मैं केवल केमिकल में एक जे जी केमिकल को ट्रैक करता हूँ, एक टाटा केमिकल को ट्रैक करता हूँ। टाटा केमिकल 918 ठीक ठाक प्रोटेक्ट हो रहा है, ऊपर में 990 तक जा सकता है। एक जे जी केमिकल है जिसमें ब्रेकआउट बना था 87 डेज के कपनैडल पैटर्न का, रीटेस्ट करके वापस से अपमूव दिखा रहा है। 412-13 का लेवल निकलता है तो 480 तक जा सकता है। तो मैं इन दो ही स्टॉक्स को ट्रैक कर रहा हूँ, पूरे सेक्टर को मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ। ओके, शशिधर जी हैं, कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड, इनके पास 126 शेयर हैं, इनका जो प्राइस है वो है 479 का। कह रहे हैं सर मेरा व्यू 1 साल का है, तो प्लीज आप अपनी राय दीजिए मेरे को इस पर। देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो इम्प्रूव हो रहा है। मार्जिन भी 9% से बढ़ के 18% हो चुका है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक 9 से 24% हुआ है। सीक्वेंशियली देखेंगे तो 70 पैसे से बढ़ के 4 क्वार्टर में 3 रुपए 10 पैसे का ईपीएस आ चुका है। सेल्स भी 322 से बढ़ के 676 हो चुकी है। बट प्रॉब्लम इसमें कहाँ आ रही है? सस्टेनेबल कहीं भी इंस्टीट्यूशन की बाइंग नहीं दिख रही है। अब 4 क्वार्टर इतने अच्छे रिजल्ट पोस्ट करने के बाद भी ट्रैक्शन नहीं बन रहा है तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो है स्टॉक में। वीकली पे 3 इनसाइड बाहर है। जब तक ये स्टॉक 460 रुपए प्रोटेक्टेड है, आप एक बार के लिए लॉन्ग रह सकते हैं। बट 460 अगर टूटता है तो फिर इस स्टॉक में दिक्कत स्टार्ट होगी। 390-400 रुपए की प्रोबेबिलिटी खुलेगी। तो 460 का स्टॉप लॉस ले लीजिए क्लोजिंग बेसिस का और एक बार स्टॉक को होल्ड कीजिए। अगर ये स्टॉक 2-3 हफ्ते में 510 रुपए निकाल लेता है तो फिर कुछ अपसाइड बनना स्टार्ट होगी। ऑलराइट, आप कह रहे हैं अगर 2-3 हफ्ते में 510 के ऊपर निकलता है तो अपसाइड देखने को मिल सकती है, नहीं तो अगर 460 के लोअर लेवल्स क्रॉस करता है तो और डाउन जा सकता है, इसलिए 460 का स्टॉप लॉस आपने रेकमेंड किया है। अब शशिधर जी ही हैं, वो कह रहे हैं क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लिमिटेड, इनके पास शेयर हैं, इनका जो बाइंग प्राइस है वो 629 का है।
कह रहे हैं सर प्रॉफिट कहाँ बुक कर सकते हैं और री एंटर फिर कैसे करें? ये क्या एक मल्टी बैगर बनने वाला है? ये शब्द हम दोबारा सुन रहे हैं। देखिए, मल्टी बैगर का तो मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन एक टर्म होता है एक्सटेंडेड स्टॉक्स, जो मैं पीएसयू जब टॉप पे थे तो मैं इसीलिए पीएसयू में बाइंग क्लाइमेक्स रिकमेंड कर रहा था या सेल रिकमेंड कर रहा था। एक टर्म होता है एक्सटेंडेड स्टॉक, एक हर चीज की एक लिमिट होती है हाँ। ऊपर तक जाने की। ऐसा नहीं स्टॉक्स टू द मून नहीं जाते, कुछ कुछ स्टॉक्स जाते हैं, बट जनरली 100 में से 90 स्टॉक एक्सटेंडेड होने के बाद मीन रिवर्जन पुल बैक करते हैं मूविंग एवरेजेस तक। अब एक्सटेंडेड आप कैसे मानेंगे? एक्सटेंडेड इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। आप 14 दिन का एटीआर लीजिए, उसको 7 से मल्टीप्लाई कीजिए और 50 डे मूविंग एवरेज में ऐड कर दीजिए। जब स्टॉक इससे ऊपर निकल जाता है तो जनरली एक छोटी सी क्लाइमेटिक मूव हो जाती है और फिर या तो कंसोलिडेट करता है साइडवेज या पुल बैक करता है मूविंग एवरेजेस तक। दोनों केस में पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, टूटने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। क्यू पावर में पिछले 5 दिन से एटीआर एक्सटेंशन की डॉट्स बन रही हैं, बट प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? ऐसे केस में सिंपली आपको मोमेंटम प्ले करना चाहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, जो मैंने टाटा स्टील में किया था, जो मैंने अभी रिलायंस में किया है। अगेंस्ट स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, आपके चैनल पे भी कई बार मैंने बोला है कि रिलायंस मेरे पास लॉन्ग है, कल मैंने रिलायंस बुक कर लिया है। तो ऐसे केस में करना क्या चाहिए? आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए स्विंग लो पे। इमीडिएट स्विंग लो 100 रुपए नीचे है 645 का। तो अगर आप 645 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो स्टॉक को होल्ड कीजिए। नहीं लगा सकते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप 50% प्रॉफिट बुक कर लें और बाकी 50% पे एग्रेसिव ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आता है 695 रुपए का, वो लगा लें। आपकी जगह मैं होता, मैं अपनी 75% क्वांटिटी बुक करके 25% क्वांटिटी पे 695 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा लेता। अगर ऊपर जाता तो बचे 25% पे मेरे को प्रॉफिट मिल जाती, अगर नीचे आता तो 75% पे मेरी प्रॉफिट बुक हो जाती, 25% पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करके प्रॉफिट बुक हो जाती। ऑलराइट, स्ट्रैटेजी तो बड़ी अच्छी बताई आपने कि अगर आप होते तो आप 75% बुक कर लेते प्रॉफिट और अभी बाय करके बाकी 25% का 695 पे स्टॉप लॉस आप लगा लेते इसका। आप हिमांशु पंडित जी हैं, कह रहे हैं सर मैंने 250 शेयर खरीदे हैं अडानी ग्रीन एमटीएफ के, और मैंने जो मेरा जो बाइंग प्राइस है वो है 1010 का। तो कह रहे हैं सर करंट सिचुएशन को देखकर आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए इसमें। देखिए, रिलायंस मैंने बेचा है, रिलायंस का पैसा आ गया है मेरे पास, तो अब मैं अदानी ग्रीन खरीदने के मूड में हूं। तो अदानी ग्रीन पे मैं बहुत ज्यादा बाई सेल टारगेट स्टॉप लॉस की चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आपको भी पता है सेबी का नियम है जिसपे आप बाई रिकमेंड कर देते हैं, बाई या सेल रिकमेंड करते हैं, उस पे फिर आप 30 दिन पहले और 30 दिन बाद तक बाई सेल नहीं कर सकते हैं। तो अब अदानी ग्रीन पे मैं बाई सेल रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। नीचे मेजर सपोर्ट 976 पे है, इसके अराउंड कहीं बुलिश एविडेंस मिलता है तो मैं बाई करने की कोशिश करूंगा। ऊपर रेजिस्टेंस 1060 है, जहां पे स्टॉक जाके अटकता है। अब जब भी 1060 निकालेगा तो 1127 पे जाएगा, और 1127 निकलने के बाद इस स्टॉक में 1447 के पहले कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। तो जिस तरीके से 130 132 रुपए से 160 तक मैंने टाटा स्टील प्ले किया, 1220 से लेके 1520 तक मैंने रिलायंस प्ले किया, उसी तरीके से वीकली पे बड़ी मूव अदानी ग्रीन पे दिख रही है। तो डेली पे अब मैं छोटे छोटे ब्रेकआउट्स प्ले करूंगा। तो बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट कोई सलाह नहीं है। सपोर्ट 976 पे है, रेजिस्टेंस 1060 1127 पे है। ऑलराइट, तो आपने लेवल्स बता दिए हैं इसके, और अभी कोई सलाह नहीं दी है बिकॉज आपका खुद का व्यू है इस पर। प्रभात नारायण जी हैं, कह रहे हैं क्लीन साइंस के इनके पास शेयर हैं और इनका जो बाइंग प्राइस है वो 1750 का है, 1750 का। तो कह रहे हैं सर होल्ड करूं या सेल करूं इसको? देखिए, आपको आउटराइट स्टॉक को एवरेज कर लेना चाहिए। अगर आपका ऊपर का बाई किया हुआ है तो स्टॉक में वीकली पे एक दो तीन लगभग तीन इनसाइड बार से ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। ऑलमोस्ट इनसाइड बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मदर बार के नीचे हल्का सा ब्लिप मिला था, तो अगर उसको अवॉइड कर दें तो फिर तीन इनसाइड बार ही कहलाएगी। और अब प्राइमा फेसी ब्रेकआउट दिखने लगा है आज के सेशन में। यहां से अगर 1485 में एवरेज करते हैं तो 1420 रुपए का क्लोजिंग बेसिस आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट आपका आएगा 1648 रुपए का। इमीडिएट टारगेट आएगा आपका 1684 रुपए का, सॉरी। तो 1684 रुपए जाते हुए स्टॉक दिख रहा है।
₹1420 का स्टॉप लॉस रहेगा। दैट बीइंग सेड, चूंकि आपके पास है इसीलिए आपको एवरेज रिकमेंड कर रहा हूँ। फ्रेश बाई अगर आपको करना है तो छोटी क्वांटिटी में कीजिएगा। ऑल राइट। एवरेज आप रेकमेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके पास ऑलरेडी स्टॉक है, और फ्रेश बाय आप कह रहे हैं अगर करें तो छोटी क्वांटिटी में करें। नितेश सारंगी जी हैं, ये कह रहे हैं कि सर मुझे प्लीज कोई स्टॉक बताइए फ्रेश बाइंग के लिए, और जियो फाइनेंस में एंट्री लेवल्स भी पूछ रहे हैं आपसे। देखिए, जियो फाइनेंस में एंट्री लेवल नहीं बनता है। मैंने 232 240 की जोन से रेकमेंड करना स्टार्ट किया था। आप 347 के फाइनल टारगेट के आसपास है तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहा हूँ। तो फ्रेश एंट्री की तो मैं सलाह नहीं दे पाऊंगा। अब डिप पे भी मैं बाई की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि डिप आने के बाद इसको कंसोलिडेशन चाहिए होगा कम से कम 3 से 4 महीने का। तो डिप पे आप बाई भी कर लेंगे तो 3-4 महीने वो चलेगा नहीं स्टॉक, आप फ्रस्ट्रेट होंगे। तो अभी 3-4 महीने के लिए इस स्टॉक को आपको छोड़ देना चाहिए। और जहां तक फ्रेश बाइंग आपको करनी है, त्रिवेणी टर्बाइन में ब्रेकआउट आ रहा है, इस स्टॉक को आप देख सकते हैं। सीएससी में ब्रेकआउट आ रहा है, इस स्टॉक को आप देख सकते हैं। सीएससी में आप कह रहे हैं ब्रेकआउट आ रहा है, स्टॉक को देखा जा सकता है। अमित आनंद जी हैं, अंशुल जी कह रहे हैं कि ओएनजीसी को लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूं क्या? 25 से 30 साल का ये पूछ रहे हैं। देखिए, इतना लंबा तो आपको कोई फंडामेंटल एनालिस्ट ही बता पाएगा। मैं ओएनजीसी पे बहुत समय से बेरिश हूँ। जब से ₹304 टूटा है तब से मैं स्टॉक पे बेरिश हूँ। बाइंग क्लाइमेक्स भी हुआ था, ₹211 आते हुए दिख रहा है मुझे। हम्म। ऑलराइट। अब निष्ठा श्रीवास्तव जी हैं, कह रही टाटा स्टील और सीडीएसएल में फ्रेश एंट्री लेवल्स क्या होने चाहिए? देखिए, टाटा स्टील अगर आप ले रहे हैं तो यहाँ पे ₹162 का ब्रेकआउट आया है। थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड हो जाएगा, बट ऑल टाइम हाई आराम से ये स्टॉक टेस्ट कर लेगा, जो 176.83 पे है, एडजस्टेड डिविडेंड एडजस्टेड बेसिस पे। तो ऑल टाइम हाई जाते हुए स्टॉक दिख रहा है। नीचे स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा ₹150 का क्लोजिंग बेसिस पे। दूसरा स्टॉक कौन सा था इनका? सीडीएसएल। सीडीएसएल ₹1850 तक जा सकता है, ₹1851 तक जा सकता है। वहां पे दोबारा एक बार सवाल पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगर वो लेवल निकला तो फिर अपसाइड और बढ़ेगी। ऑल राइट, तो आपको चैनल देखते रहना है और इस पर अपना रेगुलर व्यू लेते रहना है। अब मनोज तोमर जी हैं, कह रहे हैं नमस्कार अंशुल सर और नेहा मैम, मेरे पास गेल और निपो इंडिया के स्टॉक हैं, कृपया मुझे ये बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। इन्होंने लेवल्स नहीं रखे हैं अपने, बट ये फिर भी आपकी राय मांग रहे हैं। गेल और नैम इंडिया ना? इन्होंने गेल और निपो इंडिया, निपॉन। निपो, निपो बैटरी है, निपॉन इंडिया एएमसी है। हम्म। नैम इंडिया ही आई होगा। थिंक निपॉन इंडिया ही होगा, क्योंकि इंडिया लिखा है तो निपॉन ही होगा। इसमें 137 डेज का कपनाइल पैटर्न बना हुआ है, नियर अबाउट ब्रेकआउट पॉइंट पे है। बट प्रॉब्लम ये है कि पूरे बेस में बहुत कोई एक्यूमुलेटिव वॉल्यूम नहीं है, तो मैं इस ब्रेकआउट को अवॉइड करूंगा, क्योंकि मार्केट का एनवायरनमेंट भी खराब है। और ऐसे खराब एनवायरनमेंट में वीक ब्रेकआउट्स तो 100 में से 95 फेल हो जाते हैं। तो मैं इस स्टॉक को तो अवॉइड करके चलूंगा। दूसरा स्टॉक इनका गेल है। गेल स्लो एंड स्टडी ₹205.60 तक चला जाएगा। अच्छा, तो स्लो एंड स्टेडी गेल अपना बढ़ता रहेगा। स्वरूप नंदी जी हैं, कह रहे हैं अंशुल जी नमस्कार आपको, मेरे पास स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के 20 शेयर हैं, मेरा जो बाइंग प्राइस है वो 113 का है। कह रहे हैं अभी क्या करूं सर, मुझे बताइए, मैं होल्ड करूं या सेल करूं? यहाँ पे ₹98 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा। एग्रेसिव स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि 98 तो गहरा हो जाएगा। एग्रेसिव स्टॉप लॉस लगाना है तो ₹109 का बन रहा है, और ₹130.75 ये स्टॉक जा सकता है। राइट, 130 पैसे, 30 रुपए 75 पैसे जा सकता है ये स्टॉक। अब शादाब जी हैं, कह रहे हैं कि सर मुझे बताइए कि वोल्टास पर की जो मेरी बाइंग है वो 1343 की है, 1343 की। तो आप मुझे प्लीज बता सकते हैं कि इसका टारगेट क्या होगा? वोल्टास में मैडम ब्रेकआउट आया है 1349 पे। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो फिर वीकली स्विंग हाई 1522.50 पे है, यहां तक ये स्टॉक खिंच सकता है। बट लुकिंग एट मार्केट एनवायरनमेंट, मेरे को बहुत ज्यादा डाउट है कि ये 1350 का जो ब्रेकआउट आया है ये कितना सस्टेन कर पाएगा।
ऑलराइट, तो ये जो ब्रेकआउट है ये कितना सस्टेन कर पाएगा इस पर अभी डाउट है आपको। परिमल रॉय जी हैं, कह रहे हैं अंशुल जी बहुत अच्छा लग रहा है आपको डीआरएस इनसाइट्स पर देखकर। हम आपका कल से इंतजार कर रहे थे, आज आप आ गए। आपको विश कर रहे हैं और कह रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के मेरे पास शेयर्स हैं, 472 का मेरा बाइंग प्राइस है, तो प्लीज सर मुझे टारगेट सजेस्ट कर दीजिए। देखिए अगेन स्टॉक में वही मेरे ख्याल से ब्लॉक डील हुई थी, उसके बाद से स्टॉक पिटा है। 443 का सपोर्ट जोन होल्ड तो कर रहा है, बट कितने दिन होल्ड कर पाएगा कहना मुश्किल है। जिस भी दिन 430 के नीचे क्लोजिंग करता है सीधा सीधा 390 रुपए खुल जाएगा, तो जब तक 430 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है आप एक बार होल्ड कर सकते हैं। रिवर्सल बना तो गैप फिल करने 480 तक जा सकता है। ऑलराइट सर, एक शेयर था जिसमें हमने थोड़ी गिरावट देखी आज, वो है नायका का शेयर। उसको लेकर कुछ खबरें भी आई थी, जैसे कि हमने देखा कि उसकी जो डिस्काउंट पर ब्लॉक डील उसकी होने वाली 2.5% जो हिस्सा है उसकी डील हुई है। तो नायका को लेकर आपका क्या व्यू है? देखिए जब मैं छोटा था तो एक चाचा थे मेरे, वो बिल्कुल प्यार से पास में बुलाते थे चॉकलेट दिखा के, और जैसे ही पास में पहुंचता था एक झापड़ लगाते थे, उसके बाद चॉकलेट देते थे। नाइकी ने बिल्कुल वही किया है। बेहतरीन स्ट्रक्चर बना के बेहतरीन कल ब्रेकआउट दिया, और आज ब्लॉक डील 5% डिस्काउंट में कर दी। तो ब्रेकआउट ऑलमोस्ट मतलब फेल तो नहीं हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट फेल होते होते बचा है। 199 के नीचे अगर ये स्टॉक क्लोज करता है तो ब्रेकआउट फेल होगा, लॉन्ग लिक्विडेशन आएगा। उस केस में स्टॉक से एग्जिट करना है, नहीं तो फिर धीरे धीरे करके ये स्टॉक बड़े स्ट्रक्चर का जो आईपीओ बेस बना रहा है 225 रुपए वहां तक जा सकता है। ऑलराइट, आप कह रहे हैं कि 199 के नीचे जाता है तो फिर इसमें उम्मीद कम है और एग्जिट की सलाह है आपकी। लेकिन अगर 225 के लेवल्स अपसाइड जाता है तो देख सकने को मिल सकते हैं नायका को लेकर। अंशुल जी, एक दो शेयर्स आज मैंने देखा कि थोड़े से वो थे, सीईएससी से आपने बताया, और त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड को लेकर आपका क्या व्यू है अभी? देखिए त्रिवेणी टर्बाइन आज मैंने मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बाई रिकमेंड किया है। इसमें स्टॉक में कल ब्रेकआउट आज फॉलो थ्रू मूव आते हुए 633.7 के ऊपर आके क्लोज किया है, और 723 तक का टारगेट खुल रहा है। बट अगेन दैट बीइंग सेड, मैं बार बार ये चीज 3 दिन से बोलते आ रहा हूँ, मार्केट का एनवायरनमेंट खराब लग रहा है। खराब एनवायरनमेंट में अच्छे ब्रेकआउट भी फेल कर जाते हैं, और अच्छे एनवायरनमेंट में 19-20 ब्रेकआउट भी मोमेंटम पकड़ लेते हैं। तो एनवायरनमेंट बहुत खराब है। अगर आप ले भी रहे हैं तो छोटी छोटी क्वांटिटी में यहाँ ट्रेड कीजिए, अपना कैपिटल प्रिजर्व कीजिए। ये लास्ट 20% ऑफ द रैली बची है। 100% की रैली में 80% निकल चुकी है, आखिरी 20% की है। यहाँ सबसे ज्यादा वीकर स्टॉक्स में स्टॉप लॉसेस करते हैं, अच्छे ब्रेकआउट्स भी आधे से ज्यादा फेल होते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट्स आप 20% क्वांटिटी से ज्यादा ना प्ले करें। फिलहाल इसमें ब्रेकआउट बना है 633.75 के ऊपर, 723 का टारगेट दिख रहा है। कॉशियसली अप्रोच करें, छोटा क्वांटिटी लें, ताकि अगर स्टॉप लॉस कटे भी तो आपके पोर्टफोलियो में बड़ी डेंट ना पड़े। राइट, आप कह रहे हैं 723 के टारगेट दिख रहे हैं आपको, लेकिन आप छोटी क्वांटिटी में कह रहे हैं खरीदा जाए, ताकि अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो ज्यादा लॉस ना हो। हिमांशु जी हैं, कह रहे हैं बजाज हाउसिंग इनके पास शेयर है, 1000 शेयर है, और 160 का इनका बाइंग रेट है। तो उस पर ये पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए अभी। मैडम मैं स्टॉक का नाम मिस कर गया, सॉरी। बजाज हाउसिंग। देखिए बजाज हाउसिंग इसके आईपीओ के बाद से चला ही नहीं है, एक रेंज में फंसा हुआ है वीकली पे। और ये रेंज प्रोबेबली यहाँ से 4-6 महीने और कंटिन्यू रहेगी। तो इस स्टॉक में जब तक ये 140 के 130 के ऊपर नहीं क्लोज करता है तब तक तो कोई ट्रैक्शन नहीं बनेगा, और आइडियली 140 के ऊपर जब क्लोज करेगा तब कुछ मोमेंटम बनेगा। अपनी वॉच लिस्ट से हटा दीजिए, 140 का अलर्ट लगा लीजिए। तो ये सस्ता खरीद के एक साल उसी रेट पे देखना कोई अक्लमंदी नहीं है। 140 में महंगा खरीदिए, लेकिन मोमेंटम मिल जाएगा। तो 140 से 170 भी आप जल्दी देख लेंगे। तो महंगा खरीदिए, महंगा बेचिए, बट मोमेंटम प्ले कीजिए। ऑलराइट, भले ही महंगा खरीदे महंगा बेचे, पर मोमेंटम पे ही खरीदना सही है। निताई महापात्रा हैं, जीएमआर एयरपोर्ट पर इन लॉन्ग टर्म व्यू चाह रहे हैं। इनकी जो बाइंग है वो 82 रुपीज पे है। देखिए जीएमआर एयरपोर्ट लग तो ठीक रहा है, और आज गैप अप के बाद अगेन जो लेवल हमने डिस्कस किया था 91.72, जहां पे अटक सकता है
उसके आसपास 90-28 से आज सेलिंग प्रेशर आया है। तो यहाँ पे अगर आपके पास लॉन्ग है तो या तो आप टाइट स्टॉप लॉस ले लीजिए 84 का क्लोजिंग बेसिस पे। हफ्ता 10 दिन और देखिए, अगर 91.75 नहीं निकला तो फिर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, लेकिन अगर निकल गया तो फिर इस स्टॉक में नेक्स्ट लेग रैली 98.23 तक बन सकती है। राइट, 95 के ऊपर गया तो रैली देखने को मिल सकती है, 98 से ऊपर की भी। अंशुल जी, ये तो हमारे हो गए अभी के, लेकिन अगर आज मैं आपसे पूछूं कि अगर 5 आपके टॉप पिक्स होंगे तो वो कौन से ऐसे पिक्स होंगे ऑफ द डे? मैडम मैं 5 नहीं 15 दूंगा, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये होती है कि मैं स्टार्टिंग 20% ऑफ द रैली और आखिरी 20% ऑफ द रैली में बहुत ज्यादा गलत जाता हूँ। मिडिल 60% में मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। और जी। मैं 4-5 दिन से बोल रहा हूँ कि हम लास्ट 20% ऑफ द रैली में हैं, जहाँ पे शेकआउट्स बहुत होते हैं, पैसा टूटने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम ट्रेड कीजिए, 2-3 अच्छे स्टॉक्स में ब्रेकआउट है, उन्हीं में कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। जब वापस से रीसेट होने के बाद नई रैली डेवलप होगी तो 60%, जब मैक्सिमम इजी मनी एनवायरनमेंट होता है, वहां 2-2, 5-5 नहीं, 10-10, 20-20 स्टॉक देंगे। तो फिलहाल दो से काम चलाइए। पहला है सीएससी, जहां पे 173 का ब्रेकआउट आया है, 178 आ गया है स्टॉक, यहाँ पे भी फ्रेश बाई कर सकते हैं। 172 का अपडेटेड स्टॉप लॉस लेके 186 तक का टारगेट मिलेगा। दूसरा त्रिवेणी टरबाइन मैंने रिकमेंड करना स्टार्ट किया है, 723 तक का टारगेट दिख रहा है। इसमें 600 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप चल सकते हैं। तो फिलहाल ये दो स्टॉक ट्रैक कीजिए, छोटी छोटी क्वांटिटी ट्रेड कीजिए, छोटा छोटा पैसा बनाइए। इसके अलावा अदानी ग्रुप तो है ही, जिसमें जिस भी दिन ट्रैक्शन बनेगा 8-10% की मूव आराम से मिल जाएगी। ऑल राइट, ये तीन आपने बताए, सीएससी, त्रिवेणी और अडानी ग्रुप, अभी आपने बताए हैं। चलिए अंशुल जी, आप हमारे शो में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। और जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? रिलायंस मैंने बेच दिया है, टाटा टेक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, और अदानी ग्रीन में बाइंग करने की सोच रहा हूँ। तो यही तीन में मेरा इंटरेस्ट, मतलब रिलायंस में तो अब नहीं रहा, बाकी इन दो में मेरा इंटरेस्ट है। बाकी जितने स्टॉक्स डिस्कस किए हैं कहीं ना कहीं क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। सीएससी जैसे हमने 172 पे अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है, सेम टारगेट जो आपको बताया 186 वो क्लाइंट्स को भी बताया है। त्रिवेणी टरबाइन ये भी क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है, तो लॉन्ग हो सकते हैं। तो टाटा टेक और अदानी ग्रीन छोड़ के बाकी में क्लाइंट्स का इंटरेस्ट हो सकता है, मेरा नहीं है। राइट। अंशुल जी, आज आप हमारे शो में आए, बहुत अच्छा लगा। और आप हमारे व्यूअर्स को भी बता दीजिए कि हमारी क्या डील हुई है। आ, कुछ एक चीजें मिनट। आपने आपकी मुझे तरफ से प्रॉमिस किया कि हर वेडनेसडे, हर बुधवार शाम 7:30 बजे आप हमारे व्यूअर्स के साथ लाइव होंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, हर बुधवार शाम को। चलिए, तो मैं डीआरएस साइट के सारे व्यूअर्स को भी बता दूं, तो आपने अंशुल जैन जी के, यू नो, यू हर्ड फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यू सीन डायरेक्टली, आपने उन्हीं से सुना है कि वेडनेसडे लाइव 7:30 PM अंशुल जैन जी के साथ हमारा फिक्स हो गया है। तो आप लोग भी ये याद रखिएगा। और अंशुल जी, बहुत बहुत थैंक यू आज हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए। एंड थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग अस एंड फॉर वॉचिंग दिस शो।